जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सेट नंबर 1 लेंगे और ये जो है आपका खान सर द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है आरबीडी का। याद रखिएगा, ये खान सर द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है, इसे लेंगे। इसमें टोटल आपका 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 7 जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हम अलग से 2011 से 22 तक जितना भी पूछा है बीएसएससी वाला सारा कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा। ये आपका जो बीएसएससी का जो सेट लेंगे, एक लेंगे, जो आपको खान सर द्वारा निकाला गया आपका ये पब्लिक बुक है, तो जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन जीके जीएस लेंगे और आप भी साथ में लगाते चलिएगा। जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो ये इतना करना जरूरी है आपका, इससे आपका भी पता चलेगा कि कितना आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जरूर देखिएगा। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा। अब शायद आपको नजर आ रहा होगा। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा क्योंकि फुल डिस्कशन के साथ कराया जाएगा हर क्वेश्चन को, तो इसे मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अगर सिर्फ कुछ आंसर बता दिया जाएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो उसको फुल डिस्कशन किया जाएगा हर क्वेश्चन का, तो लॉन्ग होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोथल में, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोथल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। याद रखिएगा, लोथल में। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका इसका आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका इसका आंसर जो होगा बी होगा। याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और वर्तमान में यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के निकट स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल पतन व्यवसाय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। 1954 ईस्वी में एस.आर. राव द्वारा खुदाई की गई थी। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम आपका वज्जी था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, वज्जी। उत्तर बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उसकी सहायक नदियों को समतल मैदान है। याद रखिएगा, उत्तर बिहार। और उत्तर बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी और दक्षिण से गंगा में मिलने वाली एक सहायक नदियां हैं। और बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों, महाकाव्यों आदि ग्रंथों से मिलता है। प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य के अनेक शासक व जैन बौद्ध धर्म संबंधित जानकारियां ग्रंथ से मिलती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कहता है निम्नलिखित में कौन से सही युग सुमिलित है। डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन, करना वाले अस्थायी भू बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस, या बिलियन वेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। ये आपका सही सुमिलित कह रहा है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका सही सुमिलित है आपका डी है एक, कि दूसरा में कि करना वाले जो अस्थायी आपका भू बंदोबस्त लागू किया था, और आपका ये तीसरा विलेजरी सहायक संधि। ऑप्शन नंबर जो होगा 2 और 3 किसमें? 2, 3 और डी में है, तो डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। कर्नावालिस अस्थायी भू बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच
कर वसूलने से संबंधित है और जिसे बंगाल के कर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। और वेलेस्ली सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग आपका 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 3 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, परंतु उसका कोई निश्चित अवधि नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो याद है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत सामान्यवादी आंदोलन को स्थगित किया गया और इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी लंदन गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया। 2016 की याद रखिए 2016 के अंतिम वर्ष था। अलग अलग रेलवे बजट की प्रथा को मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में खत्म कर दिया। तो राइट आंसर जो होगा आपका इसका जो पहले था आपको 2016 में क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। याद रखिएगा यानी अंतिम जो था 2016 अंतिम वर्ष था, रेलवे अलग बजट जो था प्रथा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन इसका जो था आप ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और याद रखिएगा भी कि 2017 से रेलवे बजट की घोषणा भी आम बजट से वित्त मंत्री करने लगे हैं। आम बजट में रेलवे बजट को मिलाने के साथ ही वित्त मंत्री जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी। आम बजट 1 महीने पहले यानी 1 फरवरी को पेश होने लगा है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी 31 जनवरी को आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 संतवा कहता है कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंटरनेट में मधुबनी जिले की किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद से संगठित किया और इस आंदोलन की मुख्य विशेषता लगान वसूली के क्रम में राजपूतों के अत्याचार के विरुद्ध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा 170 नाविकों और 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे और सन 1798 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए और समुद्री के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बने। इन्होंने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग बताया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कि इनमें कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें कौन घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्र संघ का गठन, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका परिणाम नहीं है, राष्ट्र संघ का गठन, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा डी हो जाएगा। राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का परिणाम औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व को पुनः किसी विश्व युद्ध में जाने से रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल्स बार ग्रुप संबंधित है
तो ये आपका जो संबंधित है आपका नक्सलवाद से, पीपुल बार ग्रुप से नक्सलवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा, नक्सलवाद होगा। पीपुल्स बार नामक ग्रुप नक्सलवादी संगठन की स्थापना जो हुआ आपका 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारामैया नामक नक्सली ने की थी। पीपुल्स बार ग्रुप का वर्ष 2004 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो यह आपका याद रखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था। याद रखिएगा 1949 को, 26 नवंबर 1949 को पास किया था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। ये भी याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। और अभी जस्ट बताया कि वही भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और 26 नवंबर को भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया संविधान के रूप में, और जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश से का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है। तेरह में देखिए, 13 में कहता है आपका क्वेश्चन है 13 में कि किस संविधान से भारत ने राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को विचार को अपनाया है। तो समर्थित सूची नहीं, ये समर्थित सूची पढ़ रहे हैं यहाँ। ये क्वेश्चन आपका जो है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है। तो भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड से लिया है। यह संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और राज्यों को यह लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। तो समर्थित सूची विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। याद रखिएगा समर्थित सूची, ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून व नीति के विरुद्ध में या फिर विपरीत कानून नहीं बना सकता। शिक्षा, वन, जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन आदि जो है आपका समर्थित सूची के विषय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सुमिलित है। अनुच्छेद 17 कानून के समझ समानता, अनुच्छेद 15 राज्यों द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, अनुच्छेद 17 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये जो आपका सही निम्नलिखित कौन सा एक युग में सही सुमिलित है ये पूछ रहा। तो अनुच्छेद जो है आपका 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का परिवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। और अनुच्छेद जो है 15 में धर्म, याद रखिएगा अनुच्छेद जो है 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के कानूनों के समान संरक्षण का इनकार नहीं करेगा। तो ये जो आपका जो हो जाएगा रोजगार में अवसर, ये कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है। तो सुमिलित तो सब है, एक सुमिलित इसमें आपका नहीं है, वो आपका है ए। तो इसके नहीं 15 में क्या है, 15 में तो जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को साथ भेदभाव नहीं करेगा। और यहाँ कह रहा राज्य द्वारा किसी भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। तो ऑप्शन नंबर यही आपका सुमिलित
ये क्वेश्चन आप पे डॉट लग रहा है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये आपका अनुच्छेद 15 का आता है। तो राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव की विरोध की गारंटी, यही तो सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य के बजट वित्त मंत्री द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा पारित किया जाता है। और वित्त मंत्रालय भारत का महत्वपूर्ण मंत्रालय है। राष्ट्रपति शासन की अवधि न्यूनतम 6 माह और अधिकतम जो होता है 6 वर्ष हो सकती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1951-52। क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा 1951-52 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 18 की पंचायत कहता पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति सरकार की अस्थायी इकाई होती है, याद रखिएगा। ये आपका अस्थायी इकाई होती है जो तहसील के सभी गांव पर सभी गांव पर समान रूप से कार्य करती है। और ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य पंचायत समिति होती है। इस समिति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका जो होगा 5 वर्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम विमानपत्तन भारत का आपका 100वां विमानपत्तन है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है और सिक्किम राज्य में ही विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के कंचनजंगा स्थित है। राज्य का 35% हिस्सा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आपका हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका सिक्किम होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया था। तो भारतीय आपकी याद रखिएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 भागों में बांटा गया है। यह अदालत के सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है और इसके 11 अध्याय और 167 वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका हो जाएगा 20 के आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1 सितंबर 1872 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कहता है निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान के लगभग पृथ्वी के समान है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा इसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। इस ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में 150 किलोमीटर कम और इस ग्रह की सतह अधिकतर ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित नजर आती है। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद 1 दिसंबर को हर साल मनाया था। इसका उद्देश्य है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और एड्स का जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है जो HIV के कारण होता है। HIV का अगर पूरा नाम कहेगा तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आपका विश्व दिवस जो मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी नृत्य जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता को होता है? कोयला उत्तम गुणवत्ता को होता है। कोयला जो है आपका
कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, याद रखिएगा। अगर सबसे उच्चतम कहेगा आपका एंथ्रासाइट सर्वाधिक उत्तम कोयला माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा होता है और एंथ्रासाइट में सर्वाधिक कार्बन की जो मात्रा होता है 85 से 90% होता है, याद रखिएगा। और भारत में लगभग 65% से भी अधिक विद्युत उत्पादन कोयला से किया जाता है। कोयला जो है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में 25 में देखिए कहता है विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। सबसे गहरा और बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इस महासागर में जलीय चित्र अधिक और जमीन का भाग कम है। यह महासागर आपका त्रिभुज आकृति का है। इसका जो शीर्ष बेरिंग जल डमरू पर है जो घोड़े की खुर की आकृति का है। कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य को मध्य प्रशांत महासागर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में कौन सा भूमध्य राज है? भूमध्य राज। तो बिहार एक भूमध्य राज है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, बिहार। भूमध्य राज का मतलब वे राज है जो चारों ओर से जमीन बद्ध हो, याद रखिएगा। भूमध्य राज का मतलब होता है ना कि भूमध्य राज का मतलब होता है कि राज्य के चारों ओर से जमीन बद्ध हो। बिहार के अगर उत्तर सीमा पर देखा जाए तो नेपाल स्थित है जो बिहार के साथ सीमा का निर्धारण करता। और पूर्व सीमा पर पश्चिम बंगाल, दक्षिण सीमा पर झारखंड और पश्चिम सीमा पर आपका उत्तर प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी को 7 पवित्र भारतीय नदियों में से एक को माना जाता है, गोदावरी को। यह नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद एक प्रमुख स्नान पर्व आयोजित किया जाता है। इस नदी की लंबाई जो होता है आपका 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट से उत्पन्न होती है और अपने विशाल आकार तथा विस्तार के कारण यह प्राय वृद्ध गंगा या दक्षिण का गंगा के नाम से भी पुकारी जाती है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका गोदावरी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 के किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, हीराकुंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आई भी याद रखेगा। इसका निर्माण जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कहता है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र में वन विस्तार है? तो याद रखिएगा भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। हाँ डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर भारत के कुल भूभाग के जो आपका देखा जाए तो 24.4% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है और भौगोलिक दृष्टिकोण भारत के लिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये पूछ रहा। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दहिया। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए झूम खेती की जाती है। झूम खेती में जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इन्हें कृषि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है और झूम कृषि प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में की जाती है। और झूम कृषि आदिम कृषि का ही एक प्रकार है जिसे पहले वृक्षों और वनस्पतियों को जलाकर नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके 31 की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों को उत्पादन को बढ़ाना है? चावल, गेहूं, फल, दलहन, मोटे अनाज। तो ये आपका खाद्य सुरक्षा मिशन आपका याद रखिएगा मनमोहन सिंह द्वारा 2007 में शुरू किया गया था। इसमें चावल, दलहन और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका
चावल गेहूं, चावल गेहूं हो गया। फिर उसका मोटे अनाज में तो वही आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका 31 के डी हो जाएगा, इनमें से सब। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 के जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो याद रखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला घनत्व जो है मेघालय का है, याद रखिएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा, और सर्वाधिक कहेगा तो दिल्ली को होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो क्या याद रखिएगा, ये हुआ था 19 अगस्त 1994 को। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यानी केंद्रीय आम बजट 1992-93 पहली बार भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन बना दिया गया था, और रुपये के पुनः परिवर्तनीय का अर्थ चालू खाते और पूंजी खाते में होने वाले व्यवहारों को पूरा करने के लिए रुपये को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन करने से है। और भारत के भुगतान संतुलन के तहत पुष्टि के पूर्ण परिवर्तनशीलता 19 अगस्त 1994 को हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये देवास मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस स्थित है, याद रखिएगा। भारत में 4 नोट प्रेस है, देवास है, नासिक है, मैसूर है और सालबनी में है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका देवास हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है समुराई योद्धा वर्ग है, तो ये है आपका जापान में। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 36 में कहा था स्पिनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी? तो स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स 1770 ईस्वी में किया था, जिसमें सूती धागे की मात्रा बढ़ सकती थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, चार्ल्स डार्विन। और डार्विन ने जोर देकर कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई विभिन्नताएं मौजूद होता है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिनके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका है। और बेल्जियम फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक थे, एक प्रसिद्ध राजनायक थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 37 के आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है। तो पौधे में जायगोट आपका पॉलिपनोइड हो सकता है यदि निषेचन में मेओटिक का रूप से अनियोजित युग्मकों के बीच होता है। यह भूमि पौधे में युग्मक का निर्माण एक कक्ष के भीतर होता है, जिसके आर्केगोनियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, युग्मनज। नेक्स्ट है कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो कैल्शियम फास्फेट दांतों तथा हड्डियों में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जीवित प्राणियों में कैल्शियम हड्डियों दांतों और शरीर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जबकि रक्त में भी होता है, और शरीर के अंदरूनी देखभाल में इसकी विशेष भूमिका होती है। कैल्शियम अत्यंत सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपका 40 की पित्त रस का कार्य क्या है? तो यकृत पित्त रस का स्रावित करता है, जो एक थैली में संग्रहित होता है, और पित्त रस वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, वसा का एमल्सीकरण। ऑप्शन नंबर जो होगा 40 का आपका बी हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, और तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। में है, देखिए 41 कि जब हृदय के मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका
उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। 41 का आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका याद रखिएगा, ये आपका उच्च रक्तचाप नहीं, क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। कहता है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती में दर्द के लक्षण को कहते हैं। ये कहते हैं आपका आपका एंजीना पेक्टोरिस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ना कि आपका सी होगा, ये आपका नहीं होगा, डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो। 41 का आपका एंजीना जो है पेक्टोरिस के आपका कोरोनरी हृदय रोग के कारण छाती में दर्द या परेशानी के लिए चिकित्सा शब्द है। यह तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को उतना रक्त नहीं मिल पाता है जितना उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो ये बोमन का जो है आपका ये आपका उत्सर्जन तंत्र का है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोमन कैप्सूल में में रक्त कोशिका का पुलिंदा होता है, इसे आपका ग्लेरोमेरुलस कहते हैं, और आपका ग्लेरोमेरुलस का एक सिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होता है जो इसी यूरिया अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, और दूसरा सिरा यूरिया मुक्त रक्त के लिए पृथक सिरा के साथ जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 42 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, नीमाटोड। तो नीमाटोड द्वारा आपका जो होता है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका है फाइलेरियासिस। आपका फाइलेरिया एक परजीवी बीमारी है जो कि आपका फैलियारिड प्रकार की रॉन्सवाब के संक्रमण से होती है। यह खून से लथपथ कीड़े जैसे काली मक्खियों और मच्छरों द्वारा फैलते हैं। यह आपका हेलमिंथेसिस नामक बीमारी के समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है कीट निम्नलिखित से संबंधित है, कीट। तो कीट किससे संबंधित है, तो कीट जो है आपका एनेलिडा ग्रुप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा। 44 का आपका सी हो जाएगा, एनेलिडा कीट से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 45 रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो विटामिन के है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा के। और याद रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम ये आपका फिलिक्विनोन है। ये आप यह वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले गैस मूल तत्व हैं। तो सबसे ज्यादा पे आपका वायुमंडल में देखा जाता है नाइट्रोजन है जो 78% है। उसके बाद आपका क्या है, ऑक्सीजन है जो 21% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 47 श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र बताना। विमीय सूत्र, तो याद रखिएगा विमीय सूत्र इसका हो जाएगा आपका श्यानता का MlL1 माइनस टी माइनस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 48 के वैद्युत आवेग का एसआई मात्रा क्या है। तो वैद्युत आवेग का एसआई मात्रा आपका कूलाम है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। कूलाम को दर्शाया जाता है, और कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो यह याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका विश्राम जड़त्व के कारण, ऑप्शन नंबर जो होगा 49 के आपका सी हो जाएगा। न्यूटन का गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम, और जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, और गतिज अवस्था में है गतिज अवस्था का विरोध करता है, और उसी प्रकार याद रखिएगा। यानी फिर से एक बार सुनेगा कि जड़त्व का जो नियम के अनुसार कहता है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है और गतिज अवस्था का विरोध करता है, और उसी प्रकार यदि कोई पिंड गति अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहता और विराम अवस्था का विरोध करता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया के अभिक्रिया के बारे में बताता है कि वह हर क्रिया के लिए बराबर तथा उल्टी दिशा
में प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा, विश्राम का जड़त्व। नेक्स्ट है कि आपका कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो याद रखिए ये कहलाती है विभव ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका 50 की होगा। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए कि किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदु धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थिति ऊर्जा उस बिंदु के वैद्युत विभव के बराबर होती है। नेक्स्ट है भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप जो होते हैं आपका जो आते हैं विवर्तनिकता के कारण से आते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आपका टेक्टोनिक भूकंप प्लेट टेक्टोनिक के सीमाओं पर होता है। टेक्टोनिक जो होता है भूकंप प्लेट के टेक्टोनिक सीमाओं पर होता है और टेक्टोनिक प्लेट लगातार धीमी गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन कभी कभी उनके बीच से घर्षण से वे भी एक साथ लॉक हो जाते हैं और स्थानांतरण करने में असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होते हैं, तो कौन से तरंगे प्रयुक्त होते हैं? तो सोनार में परध्वनि तरंग प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। और पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार का आविष्कार जो हुआ था पॉल लावनिंग ने किया था। सोनार ध्वनि तरंगों का प्रयोग कर किसी वस्तु अथवा पदार्थ की दूरी, ऊंचाई, दिशा आदि की दूर से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो याद रखें किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा धारिता केवल विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है किस कारण से प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो किस कारण से? तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 54 के सी हो जाएगा। यानी जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता तो उसमें उपस्थित अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कण उसे अनेक भागों में बांट देते हैं, जिससे प्रकाश काफी क्षेत्र में आपका प्रसारित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से आपका दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम में काटने वाली सीमाओं से टकराकर प्रकाश वापस लौटता है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश में प्रवेश करने पर उसका पथ विचलित हो जाता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विचलन कहते हैं और बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का विचलन सबसे कम होता है। अगर तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल का अधिक होगा और बैगनी का कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। श्रृंखला बंधन एक प्रक्रिया है जो किसी तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे को तिल्ली को हटा दिया जाता है तो वह पानी का स्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा पानी का स्तर जो होगा घटेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। शुरू में लोहे की कीलें नाव में होती है, इसलिए नाव का जो है आपका नाव का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए नाव से विस्थापित पानी अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप जल स्तर अधिक है, लेकिन जब लोहे की कील को हटा दिया जाए तो नाव का द्रव्यमान कम हो जाता है, इसलिए जल स्तर के नीचे गिर जाएगा क्योंकि यह अब पानी को विस्थापित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 में कहता है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान होता है, यह आपको हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार और इसका परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऐसे इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन की पास 0 न्यूट्रॉन होता है। ऑक्सीजन, लिथियम, क्लोरीन इन सभी का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के ताप विकिरित ऊर्जा का कारण है।
तो ये आपको नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा बी। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट है कि समूह का 18 तत्व को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो समूह के 18 तत्व के अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि इनका बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। 18वें समूह के तत्व में शून्य संयोजकता दिखाई देता है। 18वें समूह में तत्व है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 60 के हो जाएगा डी, 59 के हो जाएगा डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने में तथा शल्य चिकित्सा इत्यादि में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या आएगा? तो CSO4 इंटू हाफ H2 होता है। नेक्स्ट है मीथेन के अणु में, मीथेन के अणु में केवल एक अवंध होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन के अणु में केवल एक अवंध होते हैं। मीथेन में कार्बन के आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके वजह से वह चार ही आपका बंध बनाएगा और हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस वजह से वह एक ही बंध बनाता है। तो कार्बन 4 एकल बंध बनाकर 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62। कहता निम्नलिखित में कौन सा आपका सत्य कथन है? ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजन अवंध है, कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, H2S सहयोजी यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, H2S सहयोगी आपका सहयोजी यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसका गंध सड़े अंडे जैसे होती है। यह हवा से भारी और बहुत विषैली तथा ज्वलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 30। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, तो याद रखिएगा जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें उसका गुणों और आंतरिक संरचना में भी बदलाव हो जाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, कागज का जल का राख बनना, लोहे की परत का जंग में बदलना, लकड़ी का जलना आदि जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो होता है आपका यानी बंदूक धातु, जिसे संयुक्त राज्य में लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रकार का कांस है, तांबा टीन और जस्ता का एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 में कहता है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये किए थे हेनरी बैकुलर ने। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका 65 के हेनरी बैकुलर ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। उनका जन्म 5 दिसंबर 1852 में हुआ था। यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनके भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। रेडियो धर्मिता के साक्ष्य का पता लगाने वाला यह प्रथम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है कि एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है। परमाणु संख्या, एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु का आकार, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपका संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 66 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बिहार के स्थापना दिवस स्थापना कब हुआ था? तो बिहार की स्थापना आपका 1912 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से आपको घिरने वाला जो है आपका बोध गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बोध गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोध गया, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 69 के 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपका दामोदर मौजो को किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। गोवा के लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कोंकणी भाषा के एक प्रसिद्ध लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और पटकथा लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कि पीएम मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो ये आपका 4 जुलाई को करेंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को SCHO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71। 71 में है आपका कि दिलवाड़ा मंदिर में स्थित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिहोरी जिले में आपका माउंट आबू के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, माउंट आबू में स्थित है। भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक का पेश किया गया था। तो ये आपका याद रखेगा 1968 ईस्वी में, आपका 1968 में लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में पेश किया गया था। इसका संस्करण 2013 में अधिनियमित किया गया है, किया गया था। यह 2010 में तैयार मसौदे से था। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के कार्यान्वयन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, एलन ट्यूरिंग को। ऑप्शन नंबर होगा एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिथम और संगणना की अवधारणा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए वर्तमान समय भारत में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या 12 है तथा 1935 ईस्वी में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है जो कि भारत के सभी बैंकों का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तट तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था और दांडी मार्च जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के नमक के ऊपर लगाने के कानून के विरोध में किया गया आंदोलन था। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से भारत में सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो याद है कि सबसे बड़ी तेल कंपनी आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। और 1959 में स्थापित इंडियन ऑयल आपका ऑयल एक वैश्विक उद्यम के रूप में विकसित हुआ जिसकी श्रीलंका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात में सहायक कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77 कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। तो 18 मई, याद रखिएगा 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कूट नाम से राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में किया था। इसके साथ ही परमाणु शक्ति देश बन गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आपका जो करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, जलियांवाला नरसंहार को हुआ था जलियांवाला। तो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने गोलियां चलाने की निहत्थे महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला और हजारों लोगों की घायल कर दिया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी के सी होगा। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधु मोहम्मद और शौकत अली के नेतृत्व में 1919 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था, वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। तो किसे नहीं हटाया जा सकता है?
तो ये प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। महाभियोग वे प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद आपका 61, 124 के 4, फिर 217, 218 में मिलता है। इस महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान को उल्लंघन, दुर्व्यवहार या क्षमता साबित हो गए हो। नेक्स्ट है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो आपका स्थित आपका याद रखिएगा, ये आपका दीफू दर्रा जो है, दीफू या डिक्कू दफा भारत और म्यांमार के बीच अरुणाचल प्रदेश के पूरी भाग में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पूरी भाग में ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 82 के बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 82 का बी आपका हो जाएगा। और यह दर्रा जो है 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा इस राज्य को म्यांमार तक आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 83 कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशियाई और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा ये आपका चेन्नई है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। चेन्नई शहर में बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वजह से इसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चेन्नई में भारत के लगभग 30% ऑटोमोबाइल उद्योग है और 35% ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग है। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डिरोजरी थे। यह आंदोलन वर्ष 1828 ईस्वी में बंगाल में चलाया गया था। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार तो ये आपका है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर डी होगा। 1551 ईस्वी में निर्मित चार मीनार भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। तो आज का जीके जीएस क्वेश्चन जो था कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो बता दें कि आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां जाकर ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू।